मॉर्निंग एवरीवन। बीएड फर्स्ट ईयर। आज आपका पेपर है पेडोलॉजी ज्योग्राफी। मैं आपको पढ़ा रही थी जलवायु, मौसम और ऋतुएं। उसमें मैंने आपको पढ़ाया था जलवायु और मौसम। जलवायु जिसको हम कहते हैं, जलवायु जो एक दीर्घकालीन अवस्था होती है, किसी भी क्षेत्र की एक लंबी अवधि तक एक जैसी एक समान रहने वाली अवस्था को हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। मौसम हम कहते हैं प्रत्येक दिन जो चेंज होता है, परिवर्तित होता है, अल्पकालीन अवस्था होती है किसी भी क्षेत्र की, उसको हम मौसम कहते हैं। मौसम में प्रत्येक दिन भी मौसम चेंज हो सकता है, एक दिन में 3 से 4 बार भी मौसम चेंज हो सकता है। तो मौसम में कोई भी अवस्था वायुमंडल की एक निश्चित नहीं होती, उसमें चेंजेस या परिवर्तन आते रहते हैं। लेकिन मौसम की ही लंबी अवधि जो एक समान रहती है, एक जैसी रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, उसको हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। जलवायु का प्रभाव मनुष्य के व्यवसाय पर पड़ता है। मौसम का प्रभाव मनुष्य के दैनिक जीवन पर पड़ता है। दैनिक जीवन उसका प्रभावित होता है। जलवायु हम ये कह सकते हैं विस्तृत क्षेत्र या विस्तृत क्षेत्र में होती है, या उसका जलवायु का क्षेत्र विस्तृत होता है, लेकिन मौसम का क्षेत्र सीमित होता है, विस्तृत नहीं होता है। तो इसी तरीके से मैंने आपको जलवायु और मौसम में डिफरेंसेस बताए थे। फिर उसी के साथ का ये एक पॉइंट था ऋतुएं, कि ऋतुएं क्या होती हैं, क्योंकि डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं। हम मौसम और ऋतु में भी डिफरेंसेस पूछ सकते हैं। वैसे मोस्ट ऑफ जलवायु और मौसम में ही डिफरेंसेस या अंतर पूछे जाते हैं। तो आपका तीसरा पॉइंट था ऋतुएं, कि ऋतुएं क्या होती हैं। हम ऋतुएं कह सकते हैं, ऋतु को एक डायग्राम के अकॉर्डिंग देखेंगे कि ऋतु परिवर्तन जब पृथ्वी पे होता है, तो पृथ्वी पे ऋतु परिवर्तन किस आधार पे होता है। इस तरीके से हम एक ऋतु परिवर्तन का एक डायग्राम चलता है। पृथ्वी की गतियों का ही डायग्राम जो होता है, वो ही ऋतु परिवर्तन का डायग्राम होता है। अलग से कोई डायग्राम इसका नहीं होता है। इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। वही कर्क रेखा और भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त, ये बनेगा। सारी जगह पे सारी चीजें दर्शाई जाएगी इस तरीके से। ये स्थिति क्या दर्शाएगी कि हम पृथ्वी का, जब पृथ्वी घूमती है, या पृथ्वी का जो गोलार्ध होता घूमता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध होता है, वो किस तरीके से इफेक्ट करता है। हम यहाँ लेंगे उत्तरी ध्रुव, फिर यहाँ लिखेंगे हम दक्षिणी ध्रुव। एक ही जगह मैं इंकित कर रही हूँ सारी रेखाओं को, सभी वही बताती है भूमध्य रेखा। फिर हम इसको लिखेंगे कर्क रेखा। कर्क रेखा के ही साथ में हम नीचे की तरफ इंकित करेंगे मकर रेखा, मकर रेखा, अंटार्कटिका, वृत्त। फिर हम लिखेंगे इधर आर्कटिक, आर्कटिक वृत्त। फिर यहाँ पर आएगा उत्तरी ध्रुव, और यहाँ पर इस तरफ आएगा दक्षिणी ध्रुव। ये सारी ही रेखाएं सभी में भी बन रही हैं, वही भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक रेखा, मकर रेखा, अंटार्कटिका रेखा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। वो ही स्थिति यहाँ पे हम लिखेंगे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पर हम बीच में बनाएंगे सूर्य, क्या बनाएंगे, सूर्य। यहाँ हम लिखेंगे 21 जून, 21 जून।
यहाँ पर भी हम लिखेंगे 22 दिसंबर, 22 दिसंबर। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे शरद ऋतु उत्तरी गोलार्ध में। नीचे लिखेंगे बसंत ऋतु दक्षिणी गोलार्ध में। फिर यहाँ पे आएगा 21 मार्च, दिन रात बराबर। पृथ्वी की गतियां हैं, पृथ्वी जैसे जैसे घूमती है वो स्थिति बताई जाएगी। ग्रीष्म ऋतु उत्तरी गोलार्ध। फिर नीचे आएगी शीत ऋतु उत्तरी गोलार्ध। ठीक है। फिर यहाँ पर आएगा 21 मार्च 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर। फिर ये आएगा 23 सितंबर, दिन रात बराबर। फिर यही चीज इस तरफ आएगी, शरद ऋतु दक्षिणी गोलार्ध। फिर बसंत ऋतु उत्तरी गोलार्ध। फिर यहाँ पर आएगी ग्रीष्म ऋतु दक्षिणी गोलार्ध। फिर शीत ऋतु उत्तरी गोलार्ध। ये सारी चीजें क्या आएंगी, इस तरीके से हम कह सकते हैं पृथ्वी की ऋतु चेंज हुई। अब पृथ्वी की ऋतु किस आधार पे चेंज हुई है? सबसे पहले हम देखते हैं कि पृथ्वी जो है, जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, तो ये जो भूमध्य रेखा है, एक सेकंड में इसको सही कर देती हूँ। ये जो भूमध्य रेखा है, इस पे क्या पड़ रही है? सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है। सीधी पड़ने के कारण स्थिति क्या आ रही है? भूमध्य रेखा सीधी पड़ने के कारण स्थिति क्या हो रही है? ताप अधिक हो रहा है। ताप जब अधिक होता है, हम इस स्थिति को देखते हैं, इसको हम यहाँ पर भी बता सकते हैं। ये सूर्य है, इसकी किरणें क्या पड़ रही है? सीधी पड़ रही है। जब सीधी पड़ रही है तो क्या पड़ रहा है? ताप अत्यधिक आ रहा है। तभी तो यहाँ पर क्या पड़ता है? उष्ण कटिबंध आता है। उष्ण कटिबंध के आने के कारण या उष्ण कटिबंध प्राप्त होने का कारण ही क्या है? क्योंकि ये जो किरणें हैं यहाँ पर लगातार सीधी होती है, तो तापांतर जो होता है अधिक होएगा। तापांतर अधिक होने का, तापांतर भी अधिक होगा मतलब गर्मी भी अधिक पड़ेगी और बरसात भी अधिक होगी। लेकिन सर्दी का जो शीत ऋतु का मौसम है वो बहुत कम देखने को मिलता है इस कटिबंध में। चाहे उत्तरी गोलार्ध में ले लो, चाहे दक्षिणी गोलार्ध में ले लो, कहीं पे भी ले लो, ये चीज वहाँ पर कम देखने को मिलती है। और इसी के साथ जैसे जैसे सूर्य की किरणें क्या होती जाती है? तिरछी होती जाती है। पृथ्वी की जब गति है या पृथ्वी अपनी गति से घूमती जाती है, जैसे जैसे पृथ्वी 21 जून जो होता है, इसको क्या होता है कि हमारी जो इस सूर्य से जो दूरी है दोनों इक्वल होती है। 21 जून को भी जो सूर्य से दूरी होती है वो बराबर होती है, तो दिन और रात की अवधि भी बराबर होती है। और 23 सितंबर और 21 मार्च को भी दिन और रात की अवधि क्या होती है? इक्वल होती है, बराबर होती है। ना दिन बड़ा होता है ना रात बड़ी होती है 23 सितंबर को भी और 21 मार्च को भी। यहाँ से जब हम लेते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर, देखिए इस तरह से आ रहा है, ये दोनों गोलार्ध आ रहे हैं। जब ये दोनों गोलार्ध आ रहे हैं, सूर्य बीच में आ रहा है, इसलिए क्या हो रहा है? जब सूर्य बीच में आ जाएगा तो दक्षिणी गोलार्ध में भी और उत्तरी गोलार्ध में भी
दोनों गोलार्धों में क्या हो जाएगा, इक्वल स्थिति आ जाती है, एक समान स्थिति आ जाती है। इस तरीके से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ग्रीष्म ऋतु कहाँ पे होती है, उत्तरी गोलार्ध में होगी। और शीत ऋतु कौन सी गोलार्ध में होगी, सॉरी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, शीत ऋतु कौन से गोलार्ध में होगी, दक्षिणी गोलार्ध में होगी। फिर हम और इसको आगे की ओर बढ़ेंगे तो शरद ऋतु स्टार्ट हो जाएगी उत्तरी गोलार्ध में। तो कौन सी ऋतु स्टार्ट हो जाएगी, शरद ऋतु स्टार्ट हो जाएगी। और शरद ऋतु स्टार्ट होने के बाद में दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होगी, दक्षिणी गोलार्ध में होगी बसंत ऋतु। वैसे ही वापस से फिर नीचे आएंगे तो ग्रीष्म ऋतु तो हो जाएगी दक्षिणी गोलार्ध में। जो यहाँ ग्रीष्म ऋतु उत्तरी गोलार्ध में थी वही ग्रीष्म ऋतु यहाँ पर क्या हो जाएगी, दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगी। क्योंकि हम इस तरीके से जब काउंट कर रहे हैं, राउंड में चल रहे हैं, तो यही ग्रीष्म ऋतु जो उत्तरी गोलार्ध में थी वही ग्रीष्म ऋतु दक्षिणी गोलार्ध में आ जाती है। और शीत ऋतु जो दक्षिणी गोलार्ध में थी वही शीत ऋतु कहाँ पे आ जाती है, उत्तरी गोलार्ध में आ जाती है। हम देखते हैं कि ये स्थिति क्या है। अभी हमारे यहाँ पे कौन सी ऋतु चल रही है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु चल रही है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में ही पड़ता है एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। तो उसका कारण क्या है कि ग्रीष्म अभी उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु चल रही है, ग्रीष्म ऋतु चल रही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे फिर शरद ऋतु आएगी। शरद ऋतु के बाद में वापस से क्या आ जाएगी, यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में जब हम देखते हैं नवंबर या अक्टूबर के महीने में, उस टाइम पे स्थिति क्या हो जाएगी, शीत ऋतु का आगमन हो जाएगा और शीत ऋतु यहाँ पर आ जाएगी। और वापस से इस गोलार्ध में जब शरद ऋतु उत्तरी गोलार्ध में है तो दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होगी, यहाँ पर शरद ऋतु होगी। फिर बसंत ऋतु दक्षिणी गोलार्ध में है तो बसंत ऋतु उत्तरी गोलार्ध में, मतलब हम ये कह सकते हैं उल्टा होता है। जब हम आगे की तरफ चलते जाएंगे तो पूरी ऋतुएं क्या होंगी, अपने हिसाब से परिवर्तित होती जाती है। ऋतुएं परिवर्तित किस आधार पर हो रही है, पृथ्वी की गति के आधार पर हो रही है। पृथ्वी जिस आधार पर गति करती है उसी आधार पर क्या होती है, ऋतु भी परिवर्तित होती रहती है। पृथ्वी गति कर रही है क्योंकि पृथ्वी के अपने अक्ष पर गोल घूम रही है। पृथ्वी जब, क्योंकि सूर्य तो घूम नहीं रहा है, सूर्य तो घूमता नहीं है, सूर्य तो अपनी जगह स्थित है। सूर्य की परिक्रमा कौन करता है, पृथ्वी करती है। और पृथ्वी की परिक्रमा कौन करता है, चंद्रमा करता है। क्योंकि चंद्रमा क्या है, उसका उपग्रह है। तो पृथ्वी जब घूम रही है तो पृथ्वी क्या कर रही है, अपनी दूरी अपनी अक्ष पर घूमते हुए 365 दिन जब वो पूरे करती है, तो 365 दिन जब वो पूरे कर रही है तो इस तरीके से वो एक एक गोलार्ध में पूरी घूमती जाती है। जैसे जैसे पृथ्वी बिल्कुल सीधे में आएगी तो क्या हो जाएगा, किरणें एकदम सीधी पड़ेगी तो ताप में क्या होगी, वृद्धि होगी, ताप अधिक होएगा। लेकिन जैसे जैसे सूर्य की किरणें तिरछी होती जाएंगी वैसे वैसे क्या होएगा, ताप कम होता जाएगा। और ताप कम होएगा तो वहाँ पर शीत ऋतु आ जाएगी। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध या उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ऐसे वो होते हैं जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ताप अधिक पड़ता ही नहीं है, सूर्य की किरणें वहाँ तक बिल्कुल पहुँचती ही नहीं है। क्योंकि हम सूर्य की किरणें कैसे पहुँचेगी, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। अब ये स्थिति जब पूरी आ जाती है तो क्या सूर्य की किरणें इस तरीके से सीधे पहुँच पाएगी, बिल्कुल नहीं पहुँच पाएगी। सूर्य की किरणें पहुँचती नहीं, तभी तो यहाँ पर क्या रहता है, शीत कटिबंध रहता है। पूरा जो ये एरिया जो रहता है आर्कटिक वृत्त से जो एक चालू होता है, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिका वृत्त, ये क्या होता है, ये हिस्सा पूरा क्या है, बर्फ से ढका रहता है। 6 महीने के दिन होते हैं, 6 महीने की रातें होती हैं दोनों ही गोलार्ध में, और उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं आता है। यहाँ पे जो मौसम रहता है उसको हम जलवायु कह सकते हैं। क्योंकि जब वो वहाँ पर 6 महीने की जो स्थिति होती है, एक लंबी अवधि होती है, जो एक लंबी अवधि होने के कारण वहाँ पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रातें ही रहती हैं वहाँ पर, और कोई स्थिति आती ही नहीं है। लेकिन शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध में सबसे ज्यादा जो परिवर्तन होते हैं ऋतुओं के, वो शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत होते हैं। शीतोष्ण कटिबंध जो आर्कटिक वृत्त से लेकर कर्क रेखा के बीच में पाया जाता है, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जब पाया जाता है, उसमें सबसे ज्यादा ऋतु परिवर्तन होती है। उसमें ग्रीष्म ऋतु भी आती है, शरद ऋतु भी आती है, शीत ऋतु भी आती है, बसंत और पतझड़ ऋतुएं भी आती है। वो भी किसके अनुसार चेंज होती है, तापमान के अनुसार। और ऋतु परिवर्तन भी किसके आधार पर हो रहा है, तापमान के आधार पर ही हो रहा है। जलवायु परिवर्तन भी किसके आधार पर होता है, तापमान के आधार पर होता है। और मौसम का परिवर्तन भी तापमान के, वायुमंडल के तापमान के आधार पर ही होता है। तीनों ही जो प्रभावित करते हैं
या तीनों में ही जो परिवर्तन आता है, चाहे जलवायु ले लो, चाहे मौसम ले लो, चाहे हम ये कह सकते हैं ऋतुएं ले लो, तीनों ही चेंजेस जब होती है किसके आधार पर होती है, तापमान के आधार पर ही होती हैं, और किसी कोई आधार नहीं है, तापमान का ही आधार है, इसलिए ऋतु परिवर्तित होती है। यही स्थिति हम देखते हैं उष्णकटिबंध। उष्णकटिबंध में हम जो उष्णकटिबंध होता है उसका हम ये कह सकते हैं 0 डिग्री से लेकर 0.5 डिग्री तक का एरिया, जब मैंने उसके बहुत सारे भाग करके बताए थे 10 डिग्री के, इस तरीके से जब मैंने तापीय क्षेत्र पढ़ाया था उसमें, तब मैंने यही बात बताई थी कि 0 डिग्री से 5 डिग्री तक, और 0 डिग्री से ही 5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में जो क्षेत्र पाया जाता है वहाँ पर सबसे अधिक ताप पड़ता है, बहुत ज़्यादा ताप पड़ता है, क्योंकि सबसे, और वहाँ पर हम ये कह सकते हैं 365 दिन गर्मी पड़ती ही पड़ती है, वहाँ पर ना सर्दी पड़ती ही नहीं है। हम ये ले सकते हैं 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 5 डिग्री की दक्षिणी गोलार्ध। ये एरिया ऐसा होता है भूमध्य रेखा के आसपास का कि यहाँ पर 365 दिन गर्मी पड़ती है। शीत ऋतु का यहाँ पर, या हम ये कह सकते हैं सर्दी का यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता, या कभी वो देखी भी नहीं जाती है। तो इस तरीके से जो चेंज होता है, ऋतु परिवर्तन होता है, वो किसके आधार पर होता है, पृथ्वी की गति के आधार पर होता है। पृथ्वी की गति किस तरीके से परिवर्तित होती है, क्योंकि पृथ्वी अपनी जगह पर क्या कर रही है, सूर्य के आसपास घूम रही है 365 दिन। जब वो घूम रही है तो वो क्या कर रही है, अपने हिसाब से ऋतु परिवर्तित करती जा रही है। जहाँ पर ग्रीष्म ऋतु उत्तरी गोलार्ध में हो रही है, उसी टाइम दक्षिणी गोलार्ध में वहाँ पर क्या पाया जाता है, हम ये कह सकते हैं शीत ऋतु पाई जाती है। और वहाँ पर जब शीत ऋतु दक्षिणी गोलार्ध में होती है तो यहाँ पर शीत ऋतु उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। यही ऋतु परिवर्तन होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, ऋतुएं कहते हैं। ऋतुएं भी किसके आधार पर परिवर्तित होती है, तापमान के आधार पर परिवर्तित होती है। इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। अगर हम ऋतु से रिलेटेड क्वेश्चन आता है या ऋतु के बारे में पूछते हैं तो आप सबसे पहले ऋतु का यही डायग्राम बनाएं, क्योंकि पृथ्वी की गतियों का ही डायग्राम ऋतुओं का डायग्राम होता है, जिसके आधार पर हम ऋतु परिवर्तन या ऋतुएं कितने प्रकार की होती है उसके बारे में समझा सकते हैं। इसी के आधार पर हम ज्वार भाटा की स्थिति भी समझा सकते हैं ऋतुओं के आधार पर, या इसी डायग्राम के आधार पर ही कि किस तरीके से ज्वार भाटा आता है। इसमें हम लिखेंगे ऋतुएं तापमान व पृथ्वी की गति के आधार पर ही परिवर्तित होती है। दूसरा हम लिखेंगे ऋतुएं 4 प्रकार की होती है। ग्रीष्म, शरद, शीत और बसंत। बसंत को ही पतझड़ कहते हैं। फिर हम लिखते हैं, क्योंकि बसंत ऋतु जब आती है उसके बाद पतझड़ की ऋतु आती है, पतझड़ भी लिख सकते हैं, लेकिन बसंत और पतझड़ भी किसके आधार पर चेंजेस आते हैं, ऋतु इसके आधार पर ही चेंज होता है। किसके आधार पर, तापमान के आधार पर ही चेंज होता है। फिर हम ये लिख सकते हैं जिस स्थान पर अधिक ताप होता है या सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तब उस स्थान
पर गर्मी या ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि उसी जगह पे क्या पाई जा रही है, ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है, ताप अधिक हो रहा है, तो सूर्य की किरणें क्या पड़ रही है, ताप अधिक होने का कारण ही क्या है कि सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है। तो सीधी पड़ने के कारण क्या हो रहा है, हम ये कह सकते हैं कि ग्रीष्म ऋतु पाई जा रही है। फिर हम ये कह सकते हैं कि सूर्य की किरणें क्या पड़ रही है, लंबवत पड़ रही है, तिरछी पड़ रही है। तो सूर्य की किरणें पृथ्वी के किसी क्षेत्र पर तिरछी पड़ती है तो उस स्थान पर शीत ऋतु होती है। क्या होती है, शीत ऋतु होती है। फिर हम ये कह सकते हैं, जैसे हम देखते हैं अरावली पर्वत श्रृंखलाएं या पर्वत है या जो स्थान ऊंचाई पर होते हैं, वहां पर क्या होता है, तापमान अधिक नहीं होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें क्या होती है, बिल्कुल सीधी या लंबवत नहीं पड़ रही है। तो जब सीधी और लंबवत नहीं पड़ रही है तो वहां पर क्या होता है, वो क्षेत्र ठंडा होता है। लेकिन सूर्य की किरणें जो मैदानी क्षेत्र है उस पर एकदम सीधी आती हैं, तो मैदानी क्षेत्र क्या होंगे, अधिक गर्म होते हैं। वहां पर रीजन क्या है अधिक गर्म होने का, क्योंकि सूर्य की किरणें क्या हो रही है, बिल्कुल सीधी आती है और वो ऊपर स्थित नहीं है, तो वहां पर अधिक से अधिक गर्मी पड़ती है। इसका मैंने उदाहरण भी बताया था कि हम इंदौर ले सकते हैं कि इंदौर का पंचमढ़ी जो क्या है, ऊंचाई पर स्थित होने के कारण ठंडा रहता है और इंदौर गर्म रहता है। हम इसका उदाहरण ये भी ले सकते हैं कि राजस्थान का माउंट आबू जो हम कह सकते हैं कि अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, पर्वतों के ऊपर स्थित है, तो वो क्या होता है, ठंडा होता है। गर्मी में भी वहाँ पर ठंडा मौसम पाया जाता है, कभी भी बारिश आ जाती है। और वहाँ उसी के जस्ट नीचे हम ये कह सकते हैं कि आबू रोड है या और दूसरे स्थान हैं, उनकी दूरी क्या है, हम कैसे क्या कह सकते हैं कि हम इतने मैदानी भी नहीं है, लेकिन उस एरिया से या उस पर्वत श्रृंखला से वो नीचे होने के कारण वहाँ पर गर्मी अधिक पड़ती है। उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो 15 या 20 हम ये कह सकते हैं किलोमीटर हम नीचे उतर जाएंगे तो भी हमें क्या लगने लग जाएगी, गर्मी लगने जाएगी। रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना या कम पड़ना, तिरछा पड़ना, यही रीज़न होते हैं। किसके रीज़न होते हैं, ऋतुओं के रीज़न होते हैं और ऋतु परिवर्तन भी इसी आधार पर होता है। आज आपका गृह कार्य प्रश्न है, ऋतुएं कितने प्रकार की होती है, इसका सचित्र वर्णन कीजिए। ये आपका गृह कार्य प्रश्न है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू।